हेलो एंड वेलकम टू ट्रू एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है ऋषभ अरोड़ा और आज की क्लास में हम कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्लास आज जो भी हमारे द हिंदू में आर्टिकल्स आए हैं उनको हम एक अच्छी तरीके से नज़र डालेंगे कि किस तरीके से वो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो सबसे पहले टॉपिक है हमारा वो है रेबल सेना लीडर शिंदे सेज दैट ही हैज़ अ सपोर्ट ऑफ अ नेशनल पार्टी। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि संदर्भ कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि ये जो सेना लीडर है ये क्यों बोल रहे हैं कि उनके पास एक नेशनल पार्टी का सपोर्ट है। तो अक्सर हमें क्या देखने को मिलता है, जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ कोalition में गवर्नमेंट बनाती हैं, यानी कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 51% सीट्स नहीं होती हैं तो वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेती हैं और वो 51% सीट्स को गैदर कर एक गवर्नमेंट बना लेती है। सपोज़ ये मान लेते हैं कि आप आम आदमी पार्टी से हैं और मैं कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा अलग हैं, तो ज़्यादा देर कोalition में रहना हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो व्यूज़ हैं गवर्नेंस को लेकर, बाकी सारी चीज़ों को लेकर, वो थोड़े ऑपोजिट हैं। तो हम आपके भी मंत्री हैं गवर्नमेंट के अंदर, मेरे भी मंत्री हैं, तो उनके व्यूज़ जब नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा डिफेक्शन। उसी को ही ठीक करने के लिए लेकर आया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जो सेना लीडर शिंदे आपके सामने जो अलग से नज़र आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो इस महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट को छोड़कर मेरे साथ गवर्नमेंट बनाने को तैयार हैं। राइट। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, एंड डिफेक्शन नज़र आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी से। कुछ मेंबर्स या कुछ एमएलएज जो हैं वो गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं और वो किसी और के साथ अब गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए अब कभी कभार क्या होता है, जैसे सपोज़ मैं एक एमएलए हूँ और मुझे जो है कोई मिनिस्टीरियल बर्थ चाहिए, यानी कि मुझे एक पोजीशन चाहिए जिसमें मुझे कैबिनेट में भर्ती कर लिया जाए, लेकिन ये वाली गवर्नमेंट मुझे कुछ अच्छा खास दे नहीं रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ लोगों के अंदर फूट डालने की कोशिश करूंगा कि भाई आप लोग मेरे साथ आओ, मैं आपको कैबिनेट की पोजीशन दिलवाऊंगा, एक अच्छी पोजीशन दिलवाऊंगा। यही चीज़ यहाँ पर शिंदे ने शायद करी होगी कि जो भी आपके सामने लोग नज़र आ रहे हैं इन सब लोगों को पॉलिटिकल पोजीशन चाहिए, इसके लिए वो ये गवर्नमेंट को छोड़कर किसी और के साथ गवर्नमेंट बनाने को तैयार है। 1973 का एक फ्रेज़ है, हरियाणा के एक एमएलए थे जिन्होंने एक ही दिन में 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज करा था। उस फ्रेज़ का नाम आया राम गया राम। तो ये जो फ्रेज़ है ये इसी को लेकर है कि एक मेंबर जो है वो कितनी भी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है गवर्नमेंट के अंदर, कॉन्फिडेंस के अंदर। उसी को देखकर यहाँ पर लॉ लेकर आया है जिसे हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ये जो लॉ लेकर आया गया 1985 में, और इसी लॉ के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्केड्यूल भी ऐड करा गया जिसे हम बोलते हैं 10th स्केड्यूल। राइट। तो आपको यहाँ पर समझना क्या है कि प्रीलिम्स में यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम बात करें तो ये इसलिए ही लेकर आया गया था जिससे कि हम डिफेक्शन को बचा सकें, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है, एमएलएज या एमपीज़ क्या हैं, वो अपनी पोजीशन को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको एक बेहतर पोजीशन मिल रही है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइंड टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन प्रॉम्प्टेड बाय द ल्योर ऑफ द ऑफिस और मटेरियल बेनिफिट। तो मैं अभी अपनी एमएलए की पोजीशन से खुश नहीं हूँ, कोई और कहता है कि इस गवर्नमेंट से आप अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लो और मेरे साथ में आकर जुड़ जाओ और मैं आपको होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन दे दूंगा। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट लॉ लेकर आई। ये जो लॉ है ये बताता है कि अगर कोई मेंबर डिफेक्ट करता है तो उसको हम यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली से सस्पेंड भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये जो लॉ है ये लूप होल्स के बिना नहीं है, इसमें बहुत लूप होल्स हैं और इसीलिए ये हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में भी यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा लेकिन हम आगे पढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और इसके अंदर यहाँ पर एक जो पावर दी गई है वो कॉन्सेंट्रेटेड है इन दी हैंड्स ऑफ द स्पीकर। इसका मतलब ये है कि जब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए हूँ, मैंने उनकी ही टिकट पर अपना इलेक्शन लड़ा और मैंने वो इलेक्शन जीत लिया। अब इस जो पॉलिटिकल पार्टी है, सपोज उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने मुझे कुछ यहाँ पर दिया ही नहीं, मैं सिर्फ एमएलए का एमएलए हूँ। बीजेपी आती है, वो कहती है कि ऋषभ आप एक काम करो, मेरे साथ आ जाओ और मैं आपको फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन दे दूंगा। तो आप यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यार मुझे फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन मिल रही है तो मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे ही मैं वहाँ जाऊँगा मैं अपना विड्रॉ यहाँ से सपोर्ट कर लूँगा। मैं और लोगों को भी कोशिश करूँगा समझाने की कि आम आदमी पार्टी ने आप लोगों को कुछ नहीं दिया, तो आप मेरे साथ चलो और बीजेपी में जुड़ जाओ जाकर। बीजेपी वाले हम सबको मंत्री की पोजीशन दे रहे हैं, तो ये सारे लोग मेरे साथ अब मंत्री की पोजीशन के लिए जाएंगे। अब 51% का जो सपोर्ट है, जो सीट्स हैं, वो नीचे आ जाएंगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया जाएगा और ये पार्टी की गवर्नमेंट गिर जाएगी। बीजेपी आकर क्लेम करेगी कि मेरे पास 51% सीट्स का सपोर्ट है, तो मैं गवर्नमेंट बनाने को तैयार हूँ। जैसी गवर्नमेंट बनती है मुझे मंत्री की पोजीशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया गया। ये बोलता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में एक मेंबर जो है वो वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप को दे देता है तो उसको हम यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर देंगे। या फिर एक पॉलिटिकल विप, पॉलिटिकल पार्टीज़ की विप होते हैं, वो बताते हैं कि कब वोट देना है कब वोट नहीं देना। अगर हम उसके अगेंस्ट जाते हैं तब भी हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। या अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर, सपोज मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा हूँ, राइट, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ, तो भी मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। और ये डिस्क्वालीफाई करेगा कौन? स्पीकर ऑफ द हाउस, राइट। स्पीकर ऑफ द हाउस के पास ये पावर होती है। राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर। आई होप मेरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। अब नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना राज्यसभा में, कि किसी ने सोशल सर्विस करी है, किसी ने आर्ट्स में कंट्रीब्यूशन करा है, किसी ने किसी और चीज़ में कंट्रीब्यूशन करा है, यहाँ पर वो नॉमिनेट होके आते हैं। अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को भी यहाँ पर लेकर आया गया था। क्यों? क्योंकि उनको भी नॉमिनेट करा गया था राज्यसभा में। अब अगर रंजन गोगोई किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं 6 महीने के अंदर, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर समझना है कि ये जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के हाथ में होता है। तो क्या स्पीकर का डिसीजन चैलेंज करा जा सकता है? आंसर इज यस। स्पीकर डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब आपको समझना क्या है कि क्या यहाँ पे कोई टाइम लिमिट है कि सपोज डिफेक्शन हमें देख लिया, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर क्या करेंगे? वो स्पीकर को जाकर कंप्लेन करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे कि स्पीकर आप यहाँ पर कोई डिसीजन लो, इनको डिस्क्वालीफाई करो क्योंकि इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ को वायलेट करा है। अब स्पीकर के हाथ में डिसीजन है। कभी कभार स्पीकर डिसीजन लेते ही नहीं हैं, राइट। अब स्पीकर डिसीजन नहीं लेते तो यहाँ पर क्या है कि उनके ऊपर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये लॉ जो है वो लूप होल्स के बिना नहीं है। तो आपको मैंने क्या बोला कि देयर इज़ नो टाइम। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी जजमेंट में बोला है कि 3 महीने के अंदर इस डिफेक्शन को आपको रिजॉल्व करना है। लेकिन लॉ के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ 1985, उसमें अभी तक कोई भी टाइम लिमिट नहीं दे रखी। अब आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे, जो कि 2022 को पूछा गया। विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ, consider the following statements. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. Right? अभी देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको। If any nominated member joins any political party after the end of the 6 months. अब यहाँ पर क्या है? विदिन 6 मंथ और आफ्टर 6 मंथ्स। तो आप समझ रहे हो, यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 6 महीने के अंदर ही अंदर आप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लो या 6 महीने के बाद। तो आपको यहाँ पर समझना क्या है कि जब तक आपके प्रोविजंस आपको क्लियर नहीं है लॉ के, तब तक आप पास नहीं हो सकते। अब द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। तो क्या ये लॉ डिफेक्शन के लिए कोई टाइम फ्रेम देता है?
आंसर आपको पता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगले आर्टिकल पे आते हैं, दैट इज ब्रिक्स सपोर्ट डायलॉग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ब्रिक्स क्या है आप सब लोगों को पता नहीं है, तो हम उसको भी जान लेते हैं। ब्रिक्स 5 कंट्री से बना हुआ है। बी मीन्स ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है एग्जामिनेशन के लिए कि ब्रिक्स क्या है, ये सवाल अब यूपीएससी में नहीं आएगा, लेकिन आप स्टेट सर्विसेज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्रिक्स कहाँ से क्या बना, किसने ये टर्म कॉइन करा, क्या इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यूपीएससी ने ब्रिक्स से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्या सवाल पूछा है। अब ब्रिक्स एक एक्रोनिम है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ये एक आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज़ मोर ऑफ लाइक एन एनुअल समिट। ये कुछ 5 सुप्रीम लीडर्स हैं, हमारे नेशंस हैं, और उनकी एक एनुअल समिट होती है। और जो चेयरमैनशिप है कि कौन इस समिट को चेयरमैन करेगा, वो बिल्कुल रोटेशन से चलती है। जैसे कि अगर ब्राज़ील ने करा, उसके बाद रशिया, जैसे जैसे नाम चलता रहेगा वैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ऐसे ये रोटेट होता रहेगा एक्रोनिम के हिसाब से ही। अब आपको और क्या समझना है कि ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ब्रिक्स का एक अपना ही बैंक है, जिसे हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक एशियन इकोनॉमीज़ को ज़्यादातर सपोर्ट करता है, एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है। मेन पर्पस इसका ये है कि ये उन बैंक्स के खिलाफ है जो वेस्टर्नाइज्ड हैं, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। ये जो बैंक आए हैं हमारे 1940s के बाद, वॉशिंगटन कंसेंसस के बाद, ये बैंक्स थोड़े से बायस्ड हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को लेकर, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो वेटेज है, वोटिंग पावर है, वो वर्ल्ड बैंक के अंदर, आईएमएफ के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसी को देखते हुए ब्रिक्स ने अपना बैंक लेकर आए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि ये ब्रिक्स बैंक्स में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इनमें सारे जो कि पांच कंट्रीज़ हैं, उनकी इक्वल वोटिंग पावर है। आई होप मेरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। और ब्रिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को भी पुश करता है आईएमएफ के अंदर, कोटा रिफॉर्म के अंदर, जिससे कि हम एक इक्वालिटी और पैरिटी जो है वो क्रिएट करें यहाँ पर, राइट। अब आपको और क्या समझना है कि एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में है। कब लेकर आया गया? 4th ब्रिक्स समिट में लेकर आया गया। तो ये सारी चीज़ें यूपीएससी अक्सर पूछता रहता है। अब आप ये देखो, अब आप बोलते हो कि क्या यूपीएससी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है? आंसर इज यस। तो ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट, फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन साइंड द एग्रीमेंट एस्टैब्लिशिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को क्यों लेकर आया गया? क्योंकि 2014 में 6th ब्रिक्स समिट पे हमने यहाँ पर एक फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन को साइन करा, उसी से ही न्यू डेवलपमेंट बैंक का जन्म हुआ। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है? एक है कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। ये एक तरीके से क्या है कि हमारे कुछ मेंबर्स हैं, ये 5 मेंबर्स हैं, अगर किसी को कुछ लोन की ज़रूरत है तो ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं थ्रू करेंसी स्वैप। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे डॉलर चाहिए, तो मैं रुपया दे के डॉलर ले सकता हूँ, जिससे कि मैं अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सिचुएशन को कर लूँ सॉल्व, राइट। तो आपको ये समझना है कि एक तरीके से आईएमएफ का ये एक मिरर है एशियन इकोनॉमी के अंदर। अब ये देखो, फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन की हमने बात करी, तो यूपीएससी ने 2015 में क्या पूछा? द फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ एशियान, ब्रिक्स, ओईसीडी और डब्ल्यूटीओ। आप सब लोगों को पता है कि आंसर क्या है, राइट। तो यही आपको समझना है कि जैसे जैसे हमारे करंट डेवलपमेंट्स इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, नेशनल कॉन्टेक्स्ट में होते रहते हैं, वैसे वैसे यूपीएससी इन सवालों को हमसे भी पूछता रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पुट इंडिया चाइना बॉर्डर इशू इन अप्रोप्रिएट प्लेस। ये कौन कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहे हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर। अब आपको यहाँ पर इससे समझना क्या है कि यूपीएससी सवाल पूछेगा प्रीलिम्स में तो क्या पूछेगा। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर कहाँ कहाँ पर मिल रहे हैं। तो बोला जाता है, और ये हमने मैप करा है, कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर जो हैं वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं। तो एक आपको नज़र आएगा यहाँ पर वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। फिर आता है एक सेंट्रल सेक्टर, या फिर हम बोलते हैं
जो बीच का सेक्टर होता है बोलते हैं मिडिल सेक्टर, जिसमें दो कंट्रीज़ हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और एक होता है ईस्टर्न सेक्टर जिसमें है आपका अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, राइट। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये हम लोगों ने ही डिवाइड करा है चाइना के बॉर्डर को इंडिया के साथ में, कि वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। अब इंडिया और चाइना के बीच में डिफरेंसेस हैं 2 चीज़ों को लेकर, वो है वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर्स। अब जो सेंट्रल सेक्टर है, जो मिडिल सेक्टर है, इन एरियाज में कोई डिस्प्यूट नहीं है। मतलब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है चाइना के साथ में, उसमें इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि इन दोनों एरियाज के बीच में, इन दोनों एरियाज के जो मैप्स हैं वो चाइनीज़ और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक्सचेंज हो चुके हैं, और वो दोनों की दोनों कंट्रीज़ अपनी पोजीशन को यहाँ पर मान चुके हैं कि हाँ ये आपकी टेरिटरी है, ये हमारी टेरिटरी है। डिस्प्यूट जो है वो है वेस्टर्न सेक्टर को लेकर और ईस्टर्न सेक्टर को लेकर। तो मैकमोहन लाइन 1914, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ सकता है। अब इंडिया का जो क्लेम है वो थोड़ा अलग है। इंडिया बोलता है कि अक्साई चिन्ह हमारा है, लेकिन चाइना बोलता है वो हमारा है। नाउ अब आपको समझना चाहिए कि चाइना ईस्टर्न सेक्टर में बोलता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है और वो साउथ तिब्बत का पार्ट है। गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं मानती। गवर्नमेंट कहती है कि अरुणाचल प्रदेश इज द सॉवरेन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। आपको और क्या चीज़ें समझनी है कि जो यहाँ पर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, लद्दाख में क्या क्या चीज़ें हैं जो डिस्प्यूटेड हैं। डेमचोक, ट्रिग हाइट्स, डमशेल, पैंगोंग सो में हमने देखा कि एक टसल भी हमें देखने को मिला था चाइनीज़ और इंडियन आर्मी के बीच में, जहाँ पे कुछ आर्मी हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी हमें डेथ भी नज़र आई थी, विच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। सिमिलरली अरुणाचल में भी आपको नज़र आएगा नामखाचू, सुमदोरंगचू, असफिला, लोंगचू, ये हमें देखने को मिला। फिर सिक्किम में डोकलाम प्लेट्यू में भी 2017 में हमें डिस्प्यूट देखने को मिला था, राइट। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि यूपीएससी अक्सर क्या है कि इन दोनों को आपको बोल दे कि मैच द फॉलोइंग, कि इंडिया की लद्दाख में कौन से पॉइंट जो हैं वो डिस्प्यूटेड हैं और क्या चीज़ें हैं। तो प्रीलिम्स में 2020 में क्वेश्चन आया कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है। गवर्नमेंट यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के पास में काफ़ी डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है, और 2020 में ही हमें टसल देखने को मिला था पैंगोंग सो के अंदर ही। यहीं पर ही आपको यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। अगले आर्टिकल पे आते हैं। दिनकर गुप्ता इज अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है, क्यों इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया, कब इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया गया था 2008 में इन द आफ्टर मैथ ऑफ मुंबई ताज अटैक्स। जो 26/11 मुंबई में अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें आप फेमस एक टेररिस्ट भी है, आप सब लोगों का उसका नाम भी याद होगा, उसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी हुई है। तो उसके आफ्टर मैथ में एक एजेंसी को बनाया गया जो टेररिज्म के केसेस को स्पेशली यहाँ पर देखेगी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो चेक करती है ऐसे इश्यूज़ जो हमारी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस को जो हमारे फॉरेन स्टेट्स के साथ है उसको अफेक्ट कर सकती है। तो वो ऐसे केसेस को प्रोसिक्यूट और इन्वेस्टिगेट करती है। साथ ही में रिलीजियस कन्वर्जन्स को भी वो चेक करती है, क्योंकि कभी कभार रिलीजियस कन्वर्जन्स भी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को यहाँ पर अफेक्ट कर सकते हैं। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और स्मगलिंग ऑफ हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी। 2000 रुपये का नोट अगर नकली छपता हुआ कहीं नज़र आया तो वो पुलिस नहीं चेक करेगी, वो एनआईए चेक करेगी, राइट। और वो इम्प्लीमेंट भी करती है इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट, कन्वेंशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसका जो मेन पर्पस है वो है हमारी कंट्री में टेरर को कॉम्बैट करना, उससे लड़ना। क्या इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है? आंसर इज यस, बट इसकी कुछ ब्रांचेस भी जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, राइट। हमारा अगला टॉपिक है WHO कंसिडर्स डिक्लेयरिंग मंकी पॉक्स अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। अब मंकी पॉक्स है या मंकी वायरस है, ये क्या चीज़ है, राइट।
क्या ये वायरस है या क्या बैक्टीरिया, ये आपको पता होना चाहिए। अब मंकी वायरस का ओरिजिन क्या है, ट्रांसमिट क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिट करा जा सकता है, क्या ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, इसका इनक्यूबेशन टाइम पीरियड क्या है, मतलब अगर आप वायरस से इन्फेक्टेड हो तो आपको कितने टाइम बाद पता चलेगा कि आप मंकी वायरस से इन्फेक्टेड हो। जैसे कोविड-19 में बोला जाता है कि एक इंडिविजुअल को 8 से 14 दिन या 12 से 16 दिन में पता चलता है कि वो पर्सन इन्फेक्टेड है। तो इसका इंक्यूबेशन टाइम पीरियड क्या है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मतलब आपकी हेल्थ के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कोविड-19 में सांस ना आना, राइट, बहुत सी चीज़ें, अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ट्रीटमेंट इसका है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस है, मतलब एक वायरस है जो ट्रांसमिट होता है टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स। जूनोसिस का मतलब है एक ऐसा वायरस जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाता है, और सेम सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं जो कि स्मॉल पॉक्स में भी हमें नज़र आते थे, लेकिन स्मॉल पॉक्स ग्लोबली इराडिकेट करा जा चुका है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स का जो सिम्टम है वो मंकी पॉक्स में भी या मंकी वायरस में भी नज़र आता है, बट थोड़ा सा क्लिनिकली इसका इम्पैक्ट जो है वो कम नज़र आता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज़ मोर ऑफ लाइक अ ट्रॉपिकल डिजीज़, मतलब ये वहाँ पर हमें नज़र आती है जहाँ पर पेड़ पौधे धूप ज़्यादा है। तो सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में हमें अक्सर ये नज़र आती है, एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन्स, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। मैं चला गया सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका घूमने के लिए किसी काम से, तो मैंने भी वहाँ से कैच कर लिया। अब ज़्यादातर हमें ये डिटेक्ट कहाँ मिलता है, स्क्विरल्स में, गैम्बियन पोच्ड रैट्स में, डॉरमाइस में और कुछ मंकीज़ में भी। अब आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार इसको कब डिस्कवर करा गया, 1958 के अंदर, और उसी क्योंकि मंकीज़ में ही हमें आउटब्रेक देखने को मिला था, तभी इसका नाम पड़ा मंकी पॉक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या इम्पैक्ट आता है बॉडी पे, फीवर, सोलन लिम्फ नोड्स और रैश। और आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स में लिम्फ नोड जो है वो स्वेल नहीं होते हैं, राइट। अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजिशन होता है क्या? यस, होता है। फर्स्ट ह्यूमन केस हमें कहाँ पर देखने को मिला? 1970 में। अब आप बोलोगे कि ये यूपीएससी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? जब भी कोई वायरस न्यूज़ में आता है तो यूपीएससी अक्सर उसके सवाल पूछ लेती है। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है, ये है एग्जाम्पल। 2017 में यूपीएससी ने पूछा जीका वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये उस समय पे न्यूज़ में था। जीका वायरस जो है वो ट्रांसमिट करा जाता है बाय द सेम मस्कीटो दैट ट्रांसमिट्स डेंगू, एंड द सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस इज पॉसिबल। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अब इंक्यूबेशन डेज क्या हैं इसके, कि कितने टाइम में पता चलता है कि इन्फेक्शन से आपकी बॉडी में सिम्टम नज़र आएगा? 7 से 14 दिन या 5 से 20 दिन के अंदर। और आपको ये भी पता होना चाहिए अप टू 10th ऑफ पीपल है ना, 10% इसका फेटल रेट है। अगर 100 लोगों को होता है तो प्रोबेबिलिटी है कि 10 लोगों की डेथ हो जाएगी। और इसकी क्या वैक्सीन है? बोला जाता है कि वैक्सीन इसकी है, और वैक्सीन इसको यूज़ करी जाती है, जो कि स्मॉल पॉक्स में भी यूज़ करी जाती थी, राइट। तो ऐसे कुछ चीज़ों को जो है आप लोगों को समझना है। नाउ आई होप मेरा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया कि हम कैसे जो है वो यूपीएससी के लिए अपनी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे जो है वो आपको प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं। आगे चलते हैं। इंडिया सेड to aim keep financial year 2023 fiscal deficit at last year's level। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये कौन से लेवल की बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा लॉ है जो फिस्कल डेफिसिट को गवर्न करता है, राइट। कुछ उसके टारगेट्स हैं, एनके सिंह कमेटी का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। यही चीज़ें प्रीलिम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। नाउ फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज आप एक इंसान आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो खर्चा है वो 200 रुपये है, लेकिन आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा है आपकी कमाई से। मतलब आपका जो खर्चा है वो 200 रुपये है, लेकिन जो आपकी कमाई है वो सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ है। तो मतलब क्या है कि आपको 50 रुपीज़ आप डेफिसिट में हो, आप
₹50 के उधार पर हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना फिस्कल डेफिसिट होता है उतना ही गवर्नमेंट अपनी कंट्री में या कंट्री के बाहर बोरोइंग करती है। तो जितना भी डेफिसिट नज़र आएगा दैट द सेम विल बी बोरोड विद इन द कंट्री, दैट इज कॉल्ड इंटरनल बोरोइंग, और आउटसाइड द कंट्री दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल बोरोइंग्स, राइट। तो आपको समझना क्या है, फिस्कल डेफिसिट कब हमें देखने को मिलता है, जब हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो। तो अलग अलग हमें कैटेगरीज डेफिसिट की देखने को मिलती है। जैसे जैसे गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता चला जाएगा, जैसे सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि हम फार्मर्स को सब्सिडी देंगे, फूड सब्सिडी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देंगे, तो गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन नहीं है, गवर्नमेंट के पास अर्निंग का रेवेन्यू नहीं है, तो गवर्नमेंट डेफिसिट में आ जाएगी। आपको यही समझना है कि जब टोटल रेवेन्यू आपका कम होगा टोटल एक्सपेंडिचर से, तो आप डेफिसिट में आ जाओगे। आपकी सैलरी है 20,000 रुपीज़, लेकिन आपका खर्चा है 25,000, तो आप 5,000 के डेफिसिट में हो। उस 5,000 को आप कैसे चुकाओगे? किसी दोस्त से लोगे, किसी बैंक से लोगे, बोरोइंग करोगे, राइट। वो बोरो करके आप पैसा वापस कर दोगे, अब उसके ऊपर आप लोन पर इंटरेस्ट चुकाओगे। वही गवर्नमेंट भी करती है। जिस कंट्री का जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होता है उसकी पोजीशन उतनी ही ख़राब मानी जाती है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, ऐसी भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनका फिस्कल डेफिसिट 150% पे हमें देखने को मिलता है उनकी जीडीपी का। ये भी बोला जाता है कि कुछ कंट्रीज़ चाहे वो 200% भी अपनी कंट्री के जीडीपी का लोन ले लें, डेट ले लें, वो ख़राब नहीं मानी जाती अनलेस दे हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू पे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैंने लोन ले लिया लेकिन मैं लोन चुका नहीं पा रहा हूँ, आई डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू पे माई डेट बैक, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू रीपे माई डेट। जब मैं नहीं चुका पाऊंगा अपना डेट तो मेरी पोजीशन ख़राब हो जाएगी। बाकी सारी रेटिंग एजेंसीज क्या कहेंगी कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो एक कंट्री की फिस्कल पोजीशन का इंडिकेटर है। जनरली जब फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, वो यही देखते हैं कि कंट्री का फिस्कल डेफिसिट कितना है, कंट्री क्या अपना लोन चुका पा रही है टाइम पे या नहीं चुका पा रही है। ये सारी चीज़ें हमें अक्सर देखने को मिलती है। तो ये फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट कितना बजट में बताती है कि हमारा इतना बजट में हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना हो सकता है, और एक्चुअल क्या है वो आपके सामने ग्राफ में यहाँ पर अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर रखा है ना। इंडिया का क्या है कि इंडिया में जो भी फिस्कल डेफिसिट है ये एक लॉ के अंडर गवर्न होता है, और इस लॉ का नाम है यहाँ पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2004। ये जो एक्ट बनाया गया था ये एन.के. सिंह कमेटी की ही रिकमेंडेशन के ऊपर बनाया गया था, और इस एक्ट के अंदर बहुत से इसके फीचर्स हैं जो बताते हैं कि हमारी कंट्री को क्या क्या टारगेट्स जो है वो अचीव करने हैं, और क्या क्या ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इन टारगेट्स को हम यहाँ पर मिस भी कर सकते हैं। तो 2004 में जब एक्ट बनाया गया तभी बता दिया था कि अगर हमारी कंट्री के अंदर कोई ड्रॉट आ जाता है, कोई वॉर हो जाता है, तो हम अपने टारगेट्स को स्किप कर सकते हैं, राइट। तो आपको यही समझना है कि यूपीएससी ऐसी चीज़ों को अक्सर हमें पूछती हुई नज़र आती है। तो 2018 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है वो रेकमेंड करती है डेट टू जीडीपी रेशो 60% फॉर दी गवर्नमेंट, मतलब 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 20% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। टोटल डेट जो है वो ऐसा होना चाहिए, और डोमेस्टिक लाइबिलिटीज में 21% ऑफ द जीडीपी एज कम्पेयर टू दी 49% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, वो कहीं ना कहीं पर आप देखोगे कि आपके स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ में पूरी तरीके से ओवरलैप होती हुई नज़र आती हैं। बस आपको यही समझना है कि हमें ऐसे तरीके से प्रिपरेशन करनी है जिसमें स्टैटिक और करंट दोनों हो जाएं। तो इसी के लिए हम ये अपनी ट्रू एस्पिरेंट में क्लासेस लेकर आए हैं, जहाँ पर करंट अफेयर्स आपको एक ऐसे मैनर में पढ़ाया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कि यूपीएससी क्या पूछ चुकी है, क्या पूछ सकती है, और क्या आपको प्रिपरेशन में अपनी तैयारी करनी है ना। अब आखिरी टॉपिक पे आते हैं।
अमित शाह वांट्स टू मॉडर्नाइज कोऑपरेटिव बैंक्स। अब आपको समझना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई थी और जो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है वो है यहाँ पर अमित शाह। अब आपको यहाँ पर ये बोलना, ये क्या कहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो मॉडर्नाइज हो जाएं। आप अगर आर्टिकल के नीचे बिल्कुल देखोगे तो नज़र आएगा, उसमें लिखा हुआ है कि मॉडर्न जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो खाली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ही जो हैं, मतलब जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो ही थोड़ा बहुत एक्टिव हमें नज़र आ रहे हैं। बाकी रोल जो है उनका बिल्कुल नेग्लिजिबल है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांस पेमेंट। तो इनको हमें मॉडर्नाइज करना है क्योंकि लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फेल हो गया। तो अब हमें यहाँ पर क्या समझना है कि ऐसे बैंक्स को हमें नज़र देखना होगा, क्या करना है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है। कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी है जो कि बिलोंग करती है अपने मेंबर्स से ही। मतलब जैसे सपोज हम 20 लोग कुछ कैपिटल को बनाएं, कुछ कैपिटल को इकट्ठा करें और उसी से ही बैंक खड़ा कर दें। लेकिन आपको सबसे पहले यहाँ पर समझना है कि कोऑपरेटिव बैंक्स कौन रेगुलेट करता है। रेगुलेट करा जाता है ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर, और इसके यहाँ पर इसको मेन जो रेगुलेटर होता है वो होता है आरबीआई, और इट इज़ गवर्न बाय 2 लॉज, बैंकिंग रेगुलेशन लॉज 1949 एंड बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1955। फीचर्स क्या हैं? कस्टमर ओन्ड एंटिटीज़। मतलब सपोज कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, जैसे मैं हूँ, आप हो, हमारे 10 लोग और हैं, हम सब लोगों ने 5-5, 10-10 लाख रुपए इकट्ठे करे और यहाँ पर ये एक लंप सम अमाउंट जो है वो हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। अब उसको हम अपने पास रखेंगे। अगर मुझे किसी लोन की ज़रूरत होगी, सपोज 7 लाख रुपीज़, मेरा कैपिटल कितना था 5 लाख रुपीज़, पर मुझे लोन चाहिए 7 to 8 लाख रुपीज़, अब मैं वो लोन ले लूँगा। तो मुझे फ़ायदा क्या होगा कि अगर मैं इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा हूँ अपनी फार्म को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, तो मैं कभी भी 8 लाख रुपए का लोन नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि उसके बहुत से कारण हैं। लेकिन अगर मैं कोऑपरेटिव बैंक का पार्ट हूँ तो मुझे लोन 8-9 लाख रुपए का आसानी से मिल जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जो सबसे पहला फीचर है वो है कस्टमर ओन्ड एंटिटी। कोऑपरेटिव बैंक में क्या नज़र आता है? बोथ अ कस्टमर एंड द ओनर ऑफ द बैंक। मैं कस्टमर भी हूँ और मैं ओनर भी हूँ। डेमोक्रेटिक कंट्रोल है कि 1 person 1 vote है, राइट। प्रॉफिट एलोकेशन भी जो है वो यहाँ पर इक्वली दिया जाता है, कुछ लिमिटेशन भी हैं। और फिनेंशियल इंक्लूजन। अब फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है कि उन लोगों को अपने स्फेयर में लेकर आना जो बैंक जिनको सपोर्ट नहीं करती। बैंक जब आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आप अपने एग्रीकल्चर बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाओगे। तो अब मैं कोऑपरेटिव बैंक का पार्ट हूँ तो मुझे लोन भी मिल सकता है। मुझे अगर खाद खरीदनी है, बीज खरीदने हैं, कोई फार्म इक्विपमेंट खरीदना है, तो मैं कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेकर वो अपना खर्चा पूरा कर सकता हूँ और उसको ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट में या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जैसे हम बोलते हैं EMI, उसको हम यहाँ पर दे सकते हैं, राइट। अब आपको समझ आना चाहिए कि यूपीएससी क्या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से पूछ सकता है सवाल। तो दोस्तों ये देखोगे आप 2021 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से, दैट दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। They can issue equity and preference shares, or they were brought under the purview of the banking regulation 1949 through an amendment in 1966. तो आपको समझना क्या है कि जितनी भी चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको नज़र आएगा कि अगर हम न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से पढ़ें तो यस, पूरे चांसेस हैं कि आप जो यूपीएससी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं आप उनको बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। हमारी मुलाकात कल फिर से होगी सेम टाइम के ऊपर। थैंक यू।